तो व्हाट वी डू, व्हाट हमारा जो सजेशन है, जो हम करते हैं, कैसे हमारा पोर्टफोलियो अच्छा करता है, और क्यों 2021 से जो जुड़े रहे और जिन्होंने फॉलो किया उनका पोर्टफोलियो आज के टाइम पे अच्छा कर रहा है, तो उसी को बात करेंगे आज हम लोग। मैं आपको कुछ स्टॉक्स पे ले जाऊंगा पहले सीधे सीधे, कि इन स्टॉक्स को जो कि 2-2 साल से होल्ड करके बैठे हुए थे, उसमें हुआ क्या पिछले केवल 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, केवल जानने के लिए, सीखने के लिए। अगेन ये एक हमें लर्निंग देगा कि हाँ जी, अगर हमने ऐसा किया तो हमें ऐसा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो आगे क्या होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ टीसीएस। टीसीएस को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक जो है, मैं 2021 को बेस मान के चलूंगा। 2021 से हम लोग धीरे धीरे किसी भी लेवल में ऊपर नीचे करता जा रहा था। जब भी हो रहा था उसको लेते जा रहे थे, करते जा रहे थे। तो अगर आप 2021 से देखेंगे, समझेंगे 2021 से समवेयर है, यानी उस समय ये 2900 के आसपास था। आज जो है ये 4000 का। अगर आप परसेंटेज के टर्म में देखेंगे, परसेंटेज के टर्म में आपने कुछ बाई यहाँ किया होगा, कुछ यहाँ किया होगा, कुछ यहाँ किया होगा, कुछ यहाँ किया होगा, एवरेज मैं मानता हूँ 3000 के आसपास भी बाई किया आपने। तो अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक आपको कैलकुलेशन करेंगे तो 33% रिटर्न दे चुका है 2 साल में, प्लस 2 बार बाईबैक ला चुका है, प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिविडेंड भी दे चुका है। तो अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो बड़े आराम से, जो मैं आपसे कहता हूँ कि 16, 17, 18% का जो आपका गेन होता है, आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक कर रहा हो, बहुत आराम से कर रहा हो किसी भी हालत में। अगर आप एचयूएल को देखेंगे, हिंदुस्तान हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखेंगे, अगेन इस स्टॉक को देखिए। 2021 को ही मैं बार बार बेस मान के चल रहा हूँ। 2021 ये कहीं यहाँ पे था 2100 के आसपास। आज जो है ये स्टॉक जो है 2700 के आसपास हुआ है। अगेन ऊपर नीचे करते हुए परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करके देखेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा कि 2000 का स्टॉक अगर 2700 होता है तो सीधे सीधे कितने परसेंटेज है। परसेंटेज वाइज आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस लेवल पे हमने दोबारा, ये देखिए अभी भी ड्राइंग बनी हुई है, इस लेवल के आसपास हमने एक बार और बात किया था इसको कि हाँ इसमें क्या हो सकता है, एफएमसीजी स्टॉक्स में क्या होने जा रहा है। सेम हैपन विद द डाबर। अगर आप डाबर को देखेंगे, डाबर में भी ऐसा हुआ, डाबर में भी ऐसा ही कुछ हुआ, बहुत तेजी से भागा। सेम हैपन विद रिलायंस। अगर आप रिलायंस को देखेंगे, रिलायंस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, बहुत तेजी से ये भागा है। मतलब एवरेज जो है 30% ये पिछले 6 महीने में, 4 महीने में भाग गए। अब मैं कहता हूँ ये 30% आपके 4 महीने में भागे, मैं तो इसको 2 साल के रिटर्न मानता हूँ। तो आपका 15% हुआ कि नहीं हुआ, पहले आपको ये देखना है। जो ट्रेडिंग करे उसको छोड़ दीजिए। तीसरा, अगर आप और देखेंगे, आप इंफोसिस को देखो, इंफोसिस में भी आपको कुछ ऐसा ही समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखोगे, अगर 2021 ये कहीं यहाँ था 1300 के आसपास, आज के टाइम पे 1700 के आसपास है। इसमें भी बीच में आपको बेनिफिट्स भी मिल चुके हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे क्या बोलते हैं, और हमारे पेज इंडस्ट्री को देखो, अभी जब ये 3500 के आसपास, 35,000 के आसपास घूम रहा था, अब ये 40,000, अभी बहुत नहीं गया है, 10% ही गया है, लेकिन इन द प्रोसेस। लक्स इंडस्ट्री को देखेंगे, मैं इससे एग्जिट कर गया था, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी इधर उधर, तो मैं इससे एग्जिट किया था। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे पास पोर्टफोलियो में नहीं है, और कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपके पास है नहीं है, लेकिन मैं कहीं कहीं तो जरूरत पड़ती है, कभी कुछ और बाई करना होता है, कुछ चीज़ें होती है, तो हम लोग इसको करते हैं। तो मैं इससे एग्जिट कर गया था, मेरे पास नहीं है, एंड दैट वाज बैड डिसीजन। मैं हमेशा कहता हूँ कि आई विल नॉट बी टेकिंग ऑलवेज गुड डिसीजन। कई बार मेरे मेरे से भी गलतियां होती है, किसको बेचना है किसको नहीं बेचना है। सिम्फनी को देखेंगे, अगर आप सिंपल अगेन, सम ऑफ देम इनटू मे बी इन माय पोर्टफोलियो, तो किसी को कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इसने बार बार दी है। एचडीएफसी बैंक को देखेंगे, एचडीएफसी बैंक को देखोगे, आराम से 1300-1400 के लेवल पे आपने बाई किया, आज 1700 के लेवल के आसपास है, ये 1600 के लेवल पे है, तो भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ जी 15% का आपको गेन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद और ट्रेडिंग भी आपने की है बीच में, ऐसा नहीं है कि आपने खरीद के रखा ही हुआ, ट्रेडिंग भी आपने बहुत अच्छे से की है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक को देखेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक को देखेंगे,
तो भी आपको पता चलेगा एक रेंज में बहुत अच्छे से चलता गया, बहुत अच्छे से आपने इसको ट्रेड किया है, रखा है, जिसके पास वो रखा है जिससे। तो अल्टीमेटली 15% अगर आप ट्रेड भी कर रहे हैं, अच्छे स्टॉक में हैं, तो 15% इज नॉट बैड। हाँ, कुछ स्टॉक है जैसे अभी अभी देखेंगे रिलैक्सो है। अभी रिलैक्सो इंडस्ट्री ये बहुत नहीं, अभी भी ये, लेकिन क्या ये बहुत नीचे जा रहा है? नहीं जी। जो जाना था गया, कि अब कंसोलिडेशन हो रहा है, हो रहा हो रहा है, कब कहाँ की तरफ जाएगा किसी को नहीं पता, क्या होगा। लेकिन इसी को कहते हैं बास्केट बाय। जब आप 25 स्टॉक खरीदेंगे तो 25 के 25 नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आपके 5 नहीं चलेंगे, 5 नीचे जाएंगे, 10 थोड़ा चलेंगे और 10 ज्यादा चलेंगे, 10 ज्यादा चलेंगे। यही होगा। अगर देखना है बजाज हिंदुस्तान शुगर को देख लीजिए, बजाज हिंदुस्तान को देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि हाँ जी क्या भागा है। अगर आपको देखना है रिलायंस पावर को देख लीजिए, आपको पता चलेगा हाँ जी क्या भागा है, जिस लेवल के आसपास लिया गया था। अगर आपको देखना है तो उसके बाद आपका था, आई थिंक इफ आई एम करेक्ट, पंजाब नेशनल बैंक को देख लीजिए, पीएनबी, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जी क्या चला है ये। तो हर स्टॉक नहीं चलेगा, कुछ चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे। बास्केट बाइंग स्ट्रेटजी अगर आप कभी भी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ेंगे तो बार बार लिखते हैं आपको कि बेंजामिन जी कि आपकी जो बास्केट बाइंग स्ट्रेटजी है, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में रहना है तो कम से कम, नहीं अगर आपको पढ़ने का शौक है तो ऑडियो बुक ही सुन लीजिए। ऑडियो, आपको कई बार वॉकिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, नहीं टाइम है तो आप ऑडियो बुक सुनिए। तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा यही कहता है कि उन्हों वो अपने आप को कहते हैं कि पूरे जीवन में मुझे कहा जाता है कि आई हैव डन बेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, लेकिन मैंने यही देखा कि मैं अच्छे स्टॉक्स खरीद सकता हूं, लेकिन अच्छे स्टॉक खरीदने का ये कहीं से मतलब नहीं है कि वो चलेंगे। लोगों को वही स्टॉक पसंद आते हैं जो स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। आज कोई अदानी के स्टॉक की बात नहीं कर रहा, समझिए ध्यान से। आज कोई भी पिछले 6 महीने से अदानी के किसी स्टॉक की बात नहीं कर रहा। और केवल 1 साल पहले अदानी 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 अदानी, पता नहीं क्या होता था अदानी। हर दिन टीवी पे भी अदानी, व्हाट्सएप पे भी अदानी, टेलीग्राम पे भी अदानी, केवल अदानी ही बातें होती थी। केवल 1.5 साल पहले क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो, सब कोई क्रिप्टो की बात, गली में एक रिक्शे वाले से बात करो वो भी क्रिप्टो पर पैसे लगा रहा था। आज नहीं बात कर रहे हैं। केवल 3 साल पहले, आई थिंक 2020 से पहले, सबको केमिकल स्टॉक केमिकल स्टॉक केमिकल स्टॉक चाहिए थे। उससे पहले जाएंगे, पावर स्टॉक थे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक थे, टेक्नोलॉजी स्टॉक थे, बैंकिंग स्टॉक थे। आज सबको एचडीएफसी बैंक भी बुरा लगने लगा है। तो ये होता है, आदमी को वही स्टॉक अच्छा लगता है जो चलता। लेकिन 20 साल में अगर ये बात समझ में आई, आई हो विवेक जी से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि विवेक जी मेरी कॉलोनी में रहते हैं, कि अगर मैं एक टीचर हूँ और विवेक जी क्या वैल्यू लगाएंगे A220 के आज के टाइम पे? सर मतलब 2-2.5 करोड़ का एक फ्लैट कम से कम लगा लो आप, तो मोटा मोटी। 4 फ्लोर का कितना लगा दोगे? आपको ही भेज हाँ दूंगा। मतलब ना मैं तो कैसे ले लूंगा सर, क्या नाम, 4 करोड़ का 8 8 करोड़ मोटा मोटी। तो इससे एक चीज मैं इस एग्जांपल से केवल मैं एक चीज प्रूफ करना चाहता हूं कि सही समय पे उसको भी जब बाई किया मैंने, तो सही समय पे बाई किया, बस यही बाई किया कि हाँ जी जब प्रॉपर्टी मार्केट में मंदी थी, लोग इन्वेस्टमेंट उस समय नहीं कर रहे थे। आज आज सब सब गुड़गांव में फ्लैट खरीद रहे हैं, बिल्डर बना रहे हैं, तो मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। तो हमेशा मैंने इन्वेस्टमेंट जो पढ़ा, जो देखा, जो सीखा, एक टीचर ने, अगर मैंने ये एसेट बिल्डअप किया, रिटायर हुआ 40 साल में, आज मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो उसमें यही चीज सीखा कि आपका रिटर्न कितने परसेंट में आप कैलकुलेट करते हो वो बहुत मैटर नहीं करता। मैटर इस बात पे करता है कि आपके आपका नॉलेज कितना है और आप उसको यूज कितना कर पाते हो। लोग जो है 1% बढ़ाने के चक्कर में, मतलब मैं देखता हूँ यहाँ पे अकाउंट, मैं नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पे अकाउंट खोलो, यहाँ पे कमीशन कम है, यहाँ 20 रुपए है, यहाँ 10 रुपए है, उसी सब में लगे रहते हैं, वही वही सब थॉट प्रोसेस में अपने लगे रहते हैं। कोई मतलब नहीं है। मैं अपने पोर्टफोलियो से पिछले 6 महीने के परफॉर्मेंस से इतना खुश हूं ना,
मतलब मुझे लगता है कि यार, और मुझे पता है कि जब लोगों के पोर्टफोलियो गिरेंगे, ऐसे भी हैं कि मेरे से डबल वाले भी हैं लोग, लेकिन जब लोगों के गिर रहे हैं, जिनके गिरते हैं, वो समझ में नहीं, उनको उनके रुकते नहीं है, लेकिन हमारे गिरते नहीं। हमारा पोर्टफोलियो अगर मैं देखता हूँ, मतलब लोगों के 20% गिरते हैं तो हमारे 2% गिरते हैं। हाँ, लोगों के 10% चलते हैं तो हमारे 4% चलते हैं। ये भी होता है। मैं नहीं चलते, क्योंकि मैं स्टेडी रिटर्न की बात करता हूं, हमेशा कहता हूं कि इक्विटी मार्केट में आपको 20 साल, 25 साल, 30 साल रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप इक्विटी मार्केट में आए और एक साल आपने 40% कमा लिया। ये कहीं से भी, ये कोई थॉट प्रोसेस अगर आप बनाएंगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे और आपको पसंद नहीं आएगा। आपको लगेगा यार, वो बगल वाला प्लॉट खरीद लिया होता तो वो अब तक डबल हो गया होता। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो प्लॉट 2 साल में डबल हुआ, वो अगले 5 साल में कुछ नहीं होगा। क्या विवेक जी, जो आप लोग फ्लोर बेच रहे थे, तो उसमें ऐसा हो रहा है कि पिछले साल, 1.5 साल से रेट लगभग स्टेगनेंट हो गए? हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है, और जो जितने ज्यादा मांग रहे हैं, किसी किसी का बिक रहा है वरना नहीं बिक रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हाँ, अब आप यूं बोलोगे कि अब 2 करोड़ का 4 हो जाएगा, भाई होने को अब हो जाएगा तो 1% चांस है, लेकिन 95% चांस, 98% चांस है कि नहीं होगा। तो अब अब वो समझ में नहीं इस आता किसी एग्जाम्पल को। से भी क्या सीखा कि एक का दो, 2 साल में हुआ, लेकिन 2 का 4 हो सकता है अगले 5 साल में हो, 8 साल में हो। तो अल्टीमेटली बिल्कुल। अगर आप एवरेज रिटर्न देखेंगे तो वही 8%, 10% किया है। तो सर, प्लॉट का लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा, 2010 से लेके 19 तक किसी ने भी कुछ भी खरीदा हो, किसी हाँ, ने भी कुछ भी, बोल रहा हूं मैं, और हाँ। उसने अगर बैंक के ब्याज जो कि 7% है या 6% उससे ज्यादा कमाया हो तो बता दो। वो 19 के अंदर, 19 से लेके 20 में वो कुछ हुआ गड़बड़ सी, और 21 के अंदर डबल हो गया। तो ऐसा नहीं है कि वो हर 2 साल में डबल होता चला जाएगा। बस वो तो 10 साल यही, का था, वो याद ही नहीं है किसी को कि दस बस साल तो ये वो होते दस हैं। साल का 10 साल का एक्यूमुलेटेड रिटर्न था, जो अचानक से आ गया। यही होता है स्टॉक मार्केट में। ठीक ऐसा ही जो आपने कहा ना, ये जो पीएसयू जो आपके धड़ 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 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो रहे हैं, वो पिछले 15 साल के एक्यूमुलेटेड रिटर्न थे। 2004 से लेके तो 2020 तक पीएसयू में कुछ हुआ ही नहीं। जो 2004 में रेट थे, वाजपेयी जी के टाइम में, पीएसयूज के रेट 2020 तक सेम थे। तो वो अचानक से बहुत तेजी से बढ़ गए, बहुत तेजी से बढ़ गए। अगर आप देखेंगे किसी भी पीएसयू को जिसको हम बात करते हैं, अब वो बाकी तो लिस्टिंग ऐसी हुई नहीं है जिसको मैं आपको वैसा दिखा सकूं, लेकिन आज ही मैं देख रहा था, एक MTNL है। अगर लोगों को, फिर भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि हाँ जी क्या हो सकता है, लोगों को नहीं समझ में आ रहा। अगर मैं इस MTNL के केवल इस चार्ट को देखूंगा तो समझ में आएगा कि जी एक टाइम ऐसा था, MTNL 116 रुपए से, और जब ये भागा था ना, तो ये ऐसे भागा था, ऐसे भागा था जैसे लग रहा था कि हाँ पता नहीं क्या हो जाएगा। पता चला कि हाँ जी, अप्रैल में इसका दाम आपका 116 रुपए है, और मई 2006 में जाके इसका दाम जो है सीधे डबल हो गया। लेकिन उसके बाद आज तक ये MTNL ऐसे ही रह गया। हमें समझना पड़ेगा। आज लोगों को दिख रहा है कि हाँ जी ITI में पैसा 3 गुना हो गया, लेकिन ITI में हुआ क्या है पास्ट में, ये किसी को नहीं पता। ये इस चार्ट को देखिए जरा। 2006 में ITI 70 रुपए का था, और 2020 में, 23 में ITI 104 रुपए का था। तो इतना पैसा आप कौन लगा के, आज लोगों को दिख रहा है कि ITI जो है हमारा 3 गुना हो गया। तो जब फंसते हैं इंसान तो ऐसे ही फंसते हैं, ठीक है। अब ITI का अगर आप प्रॉफिट देखोगे, देखिए जरा रिजल्ट देखते हैं। ITI में आज के टाइम पे कितने का, -600 करोड़ का प्रॉफिट हो। इस सो कॉल्ड प्रॉफिट को देखते हुए लोगों ने इसको 3 गुना कर दिया। ठीक है जी, सरकारी कंपनियां सब बढ़ रही हैं, ये भी बढ़ रही है। देखिए जरा, IRFC एक्चुअल में क्या है, ये एक बैंक है। IRFC इज नथिंग बट ए बैंक। IRFC, देखिए क्या लिखा है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोरोज फंड फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट, जो इकोनॉमिक्स वगैरह के जहाँ, और रेलवे को ये देते हैं। इनका काम है कहीं से पैसा लेके कहीं के देना, एक तरह का एक बैंक है, NBFC है काम। ये इनका एक काम है। इस काम के लिए आज
इनको आप क्या पी दे रहे हैं, इनको आप पी दे रहे हैं 43 का पी दे रहे हैं। लेकिन आप अपने, चलो छोड़ो प्राइवेट प्राइवेट को, तो एसबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बढ़िया बैंक, 50 साल पुराने, 100 साल पुराने, इसको आप देते हैं 11 का। इसको आप बुक वैल्यू कितने पे, 2 की बुक वैल्यू पे दिखा रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए जरा कहाँ पे दिख रहा होगा, प्राइस टू बुक वैल्यू कहीं दिख रहा है आप लोगों को? प्राइस टू बुक वैल्यू 1.89। और अगर आप आईआरएफसी को देखेंगे, आईआरएफसी को, तो ये पता चलेगा प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है जी, 5.64। तो जी खरीदिए जी, लोग खरीद रहे हैं क्या? एक्चुअल में खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जब हम ऐसी चीजें खरीदने लगते हैं एक बार, तो हमारा पोर्टफोलियो ऐसे चीजों से भर जाता है। अब दिखाता हूँ एस वी, कुछ ऐसे है, क्या नाम है उसका, SVNL, SVJ है ना, आई थिंक, चलो RVNL या RVNL तो एक RVNL। है सर, एक SVNL ऐसे कुछ एक और है गवर्नमेंट का। SVNL भी है। हाँ SVNL। अब ये देखिए जरा, अब अगर इस रेल विकास निगम लिमिटेड, मतलब 88 का पी भाई साहब, नेस्ले का होगा मुझे लगता है, इंडिया की जो बेस्ट कंपनी है उसका 64 का पी है। ये बेस्ट प्राइसिंग पावर है इनके पास। और आप आरवीएनएल को क्या दे रहे हो, 88 का पी। ठीक है जी खरीदो। 16 का प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है जी खरीदो। क्या हो जाएगा, मतलब ये दिक्कत नहीं है कि आपका 620 का हो गया। दिक्कत ये है कि इस स्टॉक को कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको खरीदा 30 पे और आज 600 तक रखा हुआ। शायद 1 2 4 आपको मिलेंगे, शायद 1 2 4। दिक्कत कहाँ होगी कि जो हम रिटेलर्स हैं वो इसको खरीदेंगे 500 600 700, कहीं भी खरीदेंगे, कोई 400 कोई 300 खरीदेगा। अब उसके बाद वो वही, ये उनके लिए जीवन में एक वो हो जाएगा, अपने आप में अजूबा हो जाएगा। वो कभी उसको बेच नहीं पाएंगे। आपको दिखाता हूं, क्या आपको लगता है ये कंपनियां ओएनजीसी से बड़ी कंपनियां हैं? ओएनजीसी इंडिया की, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की, अगर आप लोग को आइडिया हो तो ये टॉप कंपनी से कहते हैं। अगर आप इसको देखेंगे, देखिए चार्ट को, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, जब भागते हैं ना, हमने ये देखा हुआ है। हमने ओएनजीसी को 270 पे भी देखा हुआ है, और हमने ओएनजीसी को फिर उसके बाद 60 पे भी देखा हुआ है। तो हमें पता है कि जब कोई 270 पे खरीदता है ना, तो उसके बाद उसको बेच नहीं पाता। उसके बाद वो नीचे आता है, नीचे फिर सोचता है बढ़ेगा, फिर पता चला यहाँ गया, फिर सोचता है और बढ़ेगा, फिर वो और नीचे जाता है, और फिर वो आप 10 साल तक उसी में अटके रह जाते हैं। उससे निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको 60 पे खरीदा और आपने इसको 400 पे बेच दिया, 300 पे बेच दिया, तो अगर आप ऐसा कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप एक में कर लेंगे आपके पास, क्योंकि आप ऐसे स्टॉक्स में फंस गए हैं, आप ऐसे स्टॉक लेने लगे, आपका माइंडसेट ऐसा हो गया कि हाँ ऐसे स्टॉक अच्छे होते हैं, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो ऐसा होगा। आप इसको बेचेंगे तो कुछ और खरीदेंगे, जो खरीदेंगे वो भी ऐसा ही होगा। होता क्या है, मान लो आपने इसको 60 पे खरीदा और आपने इसको 300 में बेच दिया, आपको लगा वाह मैंने कमाया। लेकिन जो आपने 300 में जो खरीदा, वो भी आपका ऐसा ही स्टॉक था, क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस में ऐसे स्टॉक को खरीदना भर चुका है। और वो 300 में खरीदा, एक्चुअल में वो 60 में बेचोगे आप, जो दूसरा वाला होगा, मिराजुआ के बाद बराबर हो जाएगी। तो आपको कई बार लगता है कि हाँ मैं तो प्रॉफिट कमा लिया सर, आपने कहा था कोई बेच नहीं पाएगा, मैं तो बेच दिया। लेकिन बेच के किया क्या, क्या उस पैसे से आपने घर बनवा लिया, गाड़ी खरीद ली, शादी कर ली, बच्चों की शादी कर ली, बच्चों को पढ़ा दिया, क्या किया उससे? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस पैसे को आप यूज नहीं कर पाए, तो पैसा कितना भी बना बना, कुछ और खरीदा, उसमें कुछ और हो गया। वही वैसे ही है, जैसे कसिनो में पैसा लेके गए थे 5,000, हो गया 25,000, लेकिन 25,000 लेके बाहर नहीं आए जी, फिर उससे और खेला और फिर 5,000 के जीरो हो गए।
पता नहीं आप लोगों में से कोई गोवा गया है कि नहीं, मैं गया हूँ, तो हमने देखा है इस सिचुएशन को, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा ही होता है। तो इस बातों को हमें समझना पड़ेगा। आपको एक चीज एकदम क्लियर है जो आपको स्टॉक मार्केट में समझनी है, कि स्टॉक का प्राइस और उसकी अर्निंग, प्राइस और उसकी अर्निंग के बीच में लॉन्ग टर्म में एक कोरिलेशन होता है। इस बात को जिसने समझ लिया वो स्टॉक मार्केट से पैसा बना लेता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, इस तरह का एक कोरिलेशन आपको दिखाई देगा। देखो अगर ये स्टॉक मार्केट की अर्निंग है तो जो प्राइस होता है वो कई बार यहाँ होगा, कई बार ऐसे 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 करते हुए ऐसे कुछ ऐसे ही जाए, ऐसे ही जाए। और अगर अर्निंग ऐसे आ रही है तो प्राइस को भी ऐसे ही आना है, चाहे वो ऐसे गया फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे करते हुए ऐसे करके ऐसे ही। ये सिंपल एक रूल है, प्राइस और अर्निंग के बीच में एक डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। ब्यूटीफुल क्या होता है कि जब आपके यहाँ के इन पॉइंट्स पे अगर आप कहीं खरीद पाते हैं, इन पॉइंट्स पे जब जब आपको अच्छे स्टॉक्स मिलते जाएं आपको खरीदते रहना है। यही कंसेप्ट कहा जाता है कि जब भी अपनी अर्निंग को, जैसे अभी विवेक जी ने बताया कि 2004 से लेके और 2020 तक गुड़गांव में आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी उसका रेट बढ़ा ही नहीं, उससे पहले जिसने खरीदी उसका बढ़ा था। अब तो ये दिख गया कि हाँ जी गुड़गांव में प्रॉपर्टी की अर्निंग पावर बढ़ गई, यानी रेंटल वैल्यू बढ़ गई, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ा। तो ये है कि अब आप एक्चुअल में मंदे में आपने 2015 में, 16 में, 17 में किसी ने खरीद लिया तो उसको 2021 तक में बहुत अच्छा फायदा हुआ। लेकिन आज अगर खरीदोगे तो अब क्या है कि आप अर्निंग के ऊपर जा चुके हो, आपका जो प्राइस है वो अर्निंग के ऊपर जा चुका है, तो आज खरीदने का कोई फायदा नहीं। फिर ऐसा आप आज के 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद फिर आएगा, प्रॉपर्टी में भी आएगा, ऐसा आएगा दोबारा। ऐसा होगा कि हाँ जी पिछले 8 साल से प्रॉपर्टी में कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो वो फिर एक टाइम होगा खरीदने का। यही ब्यूटी होती है इन्वेस्टमेंट की। आपको इन्वेस्टमेंट सीखना है, ना कि शेयर खरीदना से ये शेयर अच्छा, वो शेयर खराब, ये शेयर, वो तो बाद की बात है। पहले इन्वेस्टमेंट होता क्या? इन्वेस्टमेंट का मतलब जब आप 10 रुपए की चीज 2 रुपए में खरीद पाए, वही इन्वेस्टमेंट। और जब उसका सही प्राइस आए या उससे ज्यादा प्राइस आए, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कल एसबीआई बेचा है। मैं बताऊं, मुझे नहीं पता कल एसबीआई हो सकता है कल और ऊपर जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन कल मैंने अपने पोर्टफोलियो से एसबीआई बेचा है। और जो लोग मुझे जानते हो उसको मैंने करीब 600-700 के आसपास खरीदा था। और मैं आपको अब दिखाता हूँ एसबीआई में हुआ क्या। केवल जानने के लिए, नो नो बाय सेल रिकमेंडेशन, क्योंकि मुझे सिखाना है तो मुझे कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, इसलिए मैं, मेरी मजबूरी है कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। और लिख जाए, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ इरेजर से इरेज करके, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि एसबीआई में क्यों मैंने क्यों बेच दिया, आपको केवल जानने के लिए। अब देखिए जरा, एस बी आई, लेट मी शो यू। ये मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या, आप लोग को लग रहा है सर? मेरे हाथ में क्या है ये? हाँ ठीक है। अब आप एसबीआई को देखें जरा, एसबीआई, ठीक है। सिंपल कहा से केवल जानने के लिए, समझने के लिए, कोई रिकमेंडेशन। एसबीआई को देखे जरा, समझे जरा हुआ क्या इसमें, मैंने क्यों बेचा। ऐसा है कि कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, कुछ प्रॉफिट बुक करना होता है इसलिए बुक किया। ऐसा नहीं कि क्या ये एकदम खराब हो गया, इसलिए नहीं। भाई थोड़ा मैं महीने में 2 स्टॉक जनरली कोशिश करता हूँ 2 स्टॉक से प्रॉफिट बुक करूँ। मैं महीने के एक पर्टिकुलर, मेरा एक पोर्टफोलियो है जो इसको मैं ट्रेडिंग करता हूँ, उसमें मैंने इस स्टॉक को करीब 600 कुछ रुपए के आसपास खरीदा था, और मैंने इसको 870 के आसपास बेच दिया। हुआ क्या, क्यों बेच दिया? आपको इस बात को समझना पड़ेगा। ये देखिए, कहाँ गया इसका, लेट मी शो यू ये। अब देखिए जरा, सिंपल सा कंसेप्ट है। मैंने जब इसको खरीदा तो इसकी अर्निंग यहां थी, प्राइस यहां था। प्राइस टू अर्निंग मैंने आपको सिंपल सिखाया है कि अर्निंग बढ़ रही है, प्राइस भी उसी रेट में बढ़ रहा है, मैं नहीं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा नहीं।
लेकिन अर्निंग तो मेरी बढ़ रही थी और प्राइस इसका घट रहा था, तभी मेरा पी रेशियो नीचे आया। तो अल्टीमेटली प्राइस और अर्निंग के बीच में मेरे को एक गैप दिखा, तो मैंने इसको खरीद लिया। खरीद के थोड़ा 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 करके बढ़ाता गया कुछ। अब मुझे दिखा कि प्राइस टू अर्निंग जो है वो बराबर आ गया जी, जो इसका एवरेज मीडियन पी होता है उसके आसपास आ गया जी, मैं इससे निकल जाऊँ। मुझे एसबीआई लंबे समय तक नहीं रखना, ये गवर्नमेंट की कंपनी है, मैं गवर्नमेंट की कंपनियां इन्वेस्टमेंट के लिए जीवन में न खरीदा है, न खरीदूंगा, न रखूंगा। चाहे वो कोई कह दे कि ये सोना बन जाएगी तो भी नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आज मोदी जी के कहने पे जो सरकारी कंपनियां चल रही हैं, कल राहुल जी आएंगे, उनके सबसे पहले उनके एसडीएम को हटाएंगे, डीएम को हटाएंगे, सीईओ को हटाएंगे, एमडी को हटाएंगे, उसको यहाँ करेंगे, उसको यहाँ करेंगे। उसमें क्या होगा पता नहीं, क्या होगा मुझे नहीं पता। हो सकता है और अच्छा कर दे, हो सकता है और खराब कर दे, क्या करेंगे मुझे नहीं पता। क्योंकि ये चीजें मैंने होते हुए मैंने पास्ट में देखा है। आप देखो ना, इंडिया की टॉप कंपनियां देखिए क्या हालत हुई है इनकी, मैंने देखा है। आपको लगता होगा कि हाँ कंपनियां अच्छी हुई हैं, आज आपको रेलवे डिफेंस अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए इस कंपनी को शायद आपने, ये कंपनी को हालत मैंने देखी है कहाँ से कहाँ गई है। ये देखिए जरा इसको, इस कंपनी को आप देखेंगे तो आपको रोना आएगा कि हाँ जी, ये कंपनी 2006 से और 2013 तक सेम प्राइस पे। फिर तो आपको समझ में आएगा कि नहीं जी, इनको रख के पैसे नहीं बनते। आप अभी भी 2017 से लेके और आज 2024 तक में, क्यों? क्योंकि ये कंपनियां वो हैं जो कि कांग्रेस ने बनवाई थी, अपने टाइम की है। आज कौन सी कंपनियां भाग रही हैं? तो आज वो कंपनियां भाग रही हैं जो कि आईआरएफसी, ये सब जिसको इन्होंने इशू किया है, आईआरसीटीसी जिनको बीजेपी ने इशू किया। कल को बीजेपी जाएगी, फिर पता चलेगा कुछ और हो जाएगा। तो ये सब ऐसा ही होता है गवर्नमेंट, क्योंकि इनका पर्पज प्रॉफिट कमाना नहीं है। हम सिंपली एक पढ़ाते हैं अपने इकोनॉमिक्स में कि पब्लिक सेक्टर इज फॉर सर्विस मोटिव, नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। उनका काम ही नहीं है प्रॉफिट कमाना। तो जब वो खुद ही प्रॉफिट कमाने के लिए बनी ही नहीं है, तो हमें प्रॉफिट कमा के कहां से देंगे? नहीं देंगी। तो इसलिए हमें इन सब चीजों में इंडिया के टॉप कंपनियों में देखना है आपको। देखो जरा इस कंपनी को, इंडिया की टॉप कंपनियां दिखा रहा हूं ये। और जिसको नहीं आइडिया है, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेगा तो आपको पता रहेगा। आई होप आप लोग पेट्रोल वगैरह यूज करते होंगे। तो ये इंडिया की टॉप कंपनियां, टॉप किसी भी टर्म में। ये देखिए जरा, जिसने इसमें पैसा लगा के रखा होगा, सोचिए कि एक टाइम ऐसा रहा होगा कि जब ये स्टॉक 30 रुपए से और 140 रुपए हुआ होगा, 5 गुना पैसा हो गया। कितने दिन में हो गया? 2014 से 2016 में, 2 साल में। वैसे ही हुआ होगा जैसे आज आईआरएफसी में हुआ है, जैसे आरबीएनएल में हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या मैं, कितने लोग थे जो इस 140 रुपए में बेच पाए, इसको बेच के निकल गए। और निकल गए तो फिर उन्होंने जाके टाइटन या एचडीएफसी या एचयूएल या डाबर खरीद लिया। अगर उन्होंने बेच भी दिया तो क्योंकि उनका ऐसे स्टॉक में 4 गुना पैसा हुआ है, फिर उन्होंने जाके खरीद लिया कोई ऐसा ही स्टॉक। तो कुछ ऐसा ही स्टॉक खरीद लिया तो पता चला कि हाँ जी आईओसी बेचा और एचपीसीएल खरीद लिया। ऐसा हुआ। अब एचपीसीएल खरीद लिया तो पता चला कि हाँ जी उसमें भी मेरा पैसा तो अल्टीमेटली इस दिन के आसपास कहीं आईओसी बेचा था, ये खरीद लिया, पैसा मेरा फिर नीचे ही आ गया। तो अल्टीमेटली आपके फंड में कुछ हुआ नहीं। तो यही जो बास्केट बाइंग का कंसेप्ट होता है, आपको ये बात समझना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाना चाहिए। आपका एक स्टॉक 10 गुना हो गया, उससे हुआ क्या अल्टीमेटली? आपके पोर्टफोलियो, आप सिंपली देखो 1 अप्रैल 2020 को आपका पोर्टफोलियो क्या था, 1 अप्रैल 2024 को आपका पोर्टफोलियो क्या है, 1 अप्रैल 2025 को, 26 को, 27 को देखते जाओ आपका पोर्टफोलियो। और 2 तरीके होते हैं बढ़ने के, मैं बार बार बता रहा हूं। एक, जो रिटर्न मिलेगा। दूसरा, आपकी सेविंग्स, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी अर्निंग्स। उस पे आपको दिमाग लगाना है कि हाँ जी कैसे मैं अमेजन का भी बिग धमाका आने वाला है, उसमें बहुत पैसा इन्वेस्ट ना कर दूं। पता चला कि हाँ जी टीवी पे रोज ऐड आने शुरू हो चुकी है। तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे को कहाँ पे मैं कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करूं ताकि ठीक ठाक मेरा पोर्टफोलियो बने और वो मेरे को अच्छा करे। तभी आपके लाइफ में एक हैप्पीनेस आएगी। तभी आपको, अभी एक मैम है 8 दिन से मुझे रोज सर मुझे मेंटरिंग ज्वाइन करनी है, मैं पैसे कहाँ दूं, पैसे कहाँ दूं, पैसे कहाँ दूं।
मैं लेता ही नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कोई मेंटरिंग ज्वाइन करता है, मैं उससे एक सेशन देता हूँ, बात करता हूँ, उसको बताता हूँ स्टॉक खरीदो, समझाता हूँ। उसके बाद कोई टिप्स तो देना मेरा काम है नहीं, उसको बता, हाँ जी, बार बार उससे मेरा काम है उससे बार बार बात करना। जितने बात करूंगा उसको मैं समझा पाऊंगा कि हाँ आपको करना क्या, क्योंकि जब छूट जाता है लोग कुछ भी करने लगते हैं। तो फिर जब कोई 10 दिन 15 दिन 1 महीना, जब 1 महीना कम से कम आदमी मुझे कहता है ना कि हाँ सर मुझे ये चाहिए, तब मैं जाके उसे कहता हूँ ठीक है अब ज्वाइन करो। तब मैं उसे पैसे देता हूँ, पैसे लेने के बाद फिर उससे 15 दिन तक बात ही नहीं करता हूँ। फिर कहता है सर पैसे दे दिए, कुछ कुछ तो करो। मैं कहता हूँ यही तो काम है मेरा, आपका पेशेंस तो चेक कर रहा हूँ पहले मुझे, पहले तो मुझे आपको क्योंकि स्टॉक मार्केट का काम ही पेशेंस चेक कर। मैं, ऐसा है मेरे पास अभी कम से कम 17-18 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पैसे दिए हैं पिछले, मैं बता रहा हूँ, जून से लेके और इतने जुलाई तक 17-18, और उनसे मैंने एक बार ही बात नहीं किया। उससे 1 महीना पहले से वो मुझे परसुएट कर रहे होंगे, फिर मैंने उनसे पैसे दिए हैं, और अभी मैंने उनको बात नहीं, एक भी मतलब 1-to-1 सेशन का हमने एक बात नहीं किया, ठीक है आई विल गेट बैक टू यू, क्योंकि मुझे उनका पेशेंस समझ में आएगा, नहीं आएगा तो तुरंत गूगल पे वापस। क्योंकि अल्टीमेटली मुझे उनको समझना है क्या वो पेशेंस है, वो अगले 10 साल 15 साल जुड़ के अल्टीमेटली उस थॉट, मेरे थॉट प्रोसेस से मैच करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। अब एक स्टॉक है, मैं आपको बता रहा हूँ, TTML, TTML। अब ये स्टॉक है, कुछ हम लोगों ने 70-80 के आसपास लिया था, मैं अपना बता रहा हूँ, प्लीज नो रिकमेंडेशन। और आज भी ये, आई थिंक नहीं सर 90 के आसपास लिया था, और आज भी ये उसी के आसपास ही है, घूम चला ही नहीं, चला ही नहीं। लेकिन मुझे पता है ये मेरा पेशेंस चेक कर रहा है, ये मुझे पता है, मुझे ये पता है कि ये टाटा का स्टॉक है, मुझे पता है कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, मुझे पता है कि नेटवर्किंग में क्या हो रहा है आगे चल के। तो ये चीजें मुझे समझ में आती हैं। और ये फिर भी ये कह रहा हूँ कि मुझे ये भी नहीं पता कि नहीं ये बढ़ ही जाएगा, हो सकता है ये नहीं बढ़े, अगले 10 साल तक ऐसे ही रह जाए। लेकिन मैं ऐसे ऐसे 10 आइडिया जब ढूंढूंगा, उसमें से 2 आइडिया 3 आइडिया को चढ़ना, मेरा काम हो जाए। वॉरेन बफेट जी को 12% आइडिया, सॉरी 6% आइडिया, 200 में से 12, तो 6% आइडिया वॉरेन बफेट जी का सही निकला। तो उनका जीवन अगर आप देखोगे, झुंझुनवाला जी, लोग कहते हैं झुंझुनवाला जी, झुंझुनवाला जी, झुंझुनवाला जी के पैसे बने कहाँ? क्रिसिल में और टाइटन में, काम खत्म। झुंझुनवाला जी के और कहीं पैसे नहीं बने, क्रिसिल टाइटन, ये 2 स्टॉक उन्होंने खरीदे, सही क्वांटिटी में खरीदे, खरीदते गए, बढ़ता गया और खरीदते गए। हमारे यहाँ तो क्या होता है, जिस स्टॉक में पैसे बढ़ गए उसको हम बेच देते हैं, और जो खराब है उसको हम और खरीद लेते हैं कि हाँ एवरेज करने लगते हैं। अरे आप देखो, मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हाँ जी, आज दुनिया में सबको एक कंपनी खराब लगने लगी। कैन यू इमेजिन, ये कंपनी लोगों को खराब लग रही है, कोई नहीं खरीद रहा है इसको। और केवल आज के 6 महीने पहले सबको टाइटन खरीदना था, सबको टाइटन खरीदना था। लाइव क्लास में पूछते थे सर टाइटन कब गिरेगा। मैं, मेरे जैसा आदमी तो रोज टाइटन खरीद रहा है, जितना पैसा आ रहा है मेरे को तो। सिंपल सी बात है जी, हर लेवल पे मैं तो ऐसे ही लेवल पे देखो जरा, सारे डीएमएस के नीचे है। अगर मैं इसको पी के टर्म में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ जी, मुझे तो समझ में आता है कि नहीं जी। आ, अब ये देखिए जरा, समझने की कोशिश कीजिए। लोगों को टाइटल पता नहीं क्यों खराब लगने लगा, मुझे नहीं पता, प्लीज नो रिकमेंडेशन। मैं केवल आप लोग को, मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे लर्निंग वीडियो देखिए, आ गया अपने अपने एवरेज पी के नीचे आ गया है, काम खत्म। आप ईपीएस देखिए, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो ईपीएस, आप रिजल्ट देखिए क्या, मतलब क्या है आपका, जो ईपीएस 5 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए, ठीक है यहाँ कम हुआ है 11 रुपए, फिर 8 रुपए बढ़ेगा। भाई खराब समय आएगा, तभी तो मुझे अच्छा स्टॉक खराब रेट पे मिलेगा। अगर ये 11 से 12 हुआ होता तो क्या मुझे टाइटन इस रेट पे मिलता? नहीं मिलता। मुझे पता है अगर इसका रिजल्ट या ऐसा है, मुझे ये देखना है कि क्या ये रिजल्ट ऐसा ही रहेगा या बेटर होगा। मुझे पता है रिजल्ट ऐसा क्यों आया, मुझे पता है कि गोल्ड का रेट पिछले 6 महीने में लगभग लगभग 50,000 से 70,000 पहुंच गया। कोई भी आदमी इस समय गोल्ड ज्वेलरी नहीं खरीद रहा है, सोच रहा है कि नहीं यार गोल्ड बहुत तेजी से बढ़ा है, कम होगा या
जब लोगों, जैसे वही है ना, जैसे पेट्रोल का रेट अगर आपको पता है, पेट्रोल का रेट जब 70 से 100 हुआ तो खूब रोक शोर बचा। लेकिन अब हमें आदत पड़ गई कि हाँ जी पेट्रोल तो 100 रुपए किलो ही है, सॉरी 100 रुपए लीटर ही है। ये हमें आदत पड़ गई है। अब कोई नहीं पूछता है पेट्रोल महंगा, पेट्रोल महंगा है, सबको पता है पेट्रोल जो है 100 रुपए है। हाँ, अब 100 से जब 120 होगा तो अब हम सारा शोर मचाएंगे। तो सेम में गोल्ड 70 75 में हमें आदत पड़ जाएगी कि हाँ जी गोल्ड जो है इसी रेट होगा, बस फिर वो गोल्ड खरीदने लगेंगे अपने आप। अब मजे की बात देखिए, ब्यूटी देखिए इस चीज की, कि ये टाइटन जैसा स्टॉक आपको मिलता है 80 के पी पे, और यहीं पे एक स्टॉक है आपको दिखा देता हूं, आई थिंक स्पेलिंग इसकी, सेंको गोल्ड। सेंको गोल्ड जैसा स्टॉक जो 7,000 करोड़ की कंपनी है, जिसको ठीक से कोई जानता भी नहीं, वो भी इसके आधे के पी पे मिल रहा है। मतलब आप ये समझ लो कि आपको एप्पल का फोन 1 लाख में मिल रहा है, और एक कोई माइक्रोमैक्स आपको 50,000 में मिल रहा है। भाई मैं तो एप्पल ही खरीदूंगा। हाँ, अगर माइक्रोमैक्स 5,000 में मिलता तो सोचता चलो यार पैसे नहीं है, काम चलाना है, तो मैं माइक्रोमैक्स करता। लेकिन अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं माइक्रोमैक्स क्यों खरीदूंगा? मैं माइक्रोमैक्स खरीद के चाहे 50,000 का खरीदूं चाहे 70,000 का खरीदूं, हाथ में लेके चलूंगा तो कोई कोई नहीं कहेगा कि एप्पल, एप्पल एप्पल ही होगा। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हाँ इसका देख, आप समझने की कोशिश करिए क्या क्या देखिए। आप अगर इसकी ग्रोथ देखें, इसकी होल्डिंग पैटर्न देखें, कोई भी टर्म में देखने की कोशिश करें। चलिए प्रॉफिट पे हम सबसे पहले शुरू करते हैं, आप इसके सेल्स पे। इसकी सेल्स है 5,000 करोड़ की, और इसकी मार्केट कैप है 7,000 करोड़ का। चलिए जी टाइटन को देखते हैं, एक एक वैल्यूज को कैलकुलेट करिए। इसकी सेल्स है कितने की? 50,000 करोड़ की। 50,000 करोड़ की इसकी सेल्स है 1 साल की, और इसकी मार्केट कैप देखिए। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट कैप के हिसाब से जिंदगी भर प्रीमियम मिलता आया है, यहां देखिए, आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए कि जब ये 20,000 करोड़ था, 20,000 करोड़ था कब? ये था 2021 में केवल। आज हो गया ये 50,000 करोड़। कितने गुना हो गया? सिंपल मैथमेटिक्स बताइए, 2.5 गुना हो गया। 2021 से 2024 में 2.5 गुना हो गया। यानी 2021 में मेरा जो प्राइस था, मेरा 2021 में इस स्टॉक का प्राइस था, चलिए जी 2021 में लेट मी सी द प्राइस ऑफ द स्टॉक विच वाज, ये है करीब करीब 2,500 रुपए। अब 2,500 रुपए का 2.5 गुना कैलकुलेट करिए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये तो बहुत। तो कहते हैं ना कि जब आप कैलकुलेशंस करेंगे, ऐसा ही लोगों ने टाटा, अब रोज, अब कोई टाटा मोटर की बात नहीं कर रहा। पिछले 6 महीने से आपने, 6 महीने पहले सबको टाटा मोटर टाटा मोटर टाटा मोटर खरीदना था। आप कोई टाटा मोटर की बात नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि टाटा मोटर चल नहीं रहा है पिछले 6 महीने से, उसी प्राइस के आसपास ऊपर नीचे कर रहा है। पता चला कि हाँ जी मार्च में भी ये 1,000 रुपए का था, और आज भी 1,000 रुपए का है, तो कोई बात नहीं कर। लेकिन इससे पहले, मतलब टीवी में अगर आप 1 घंटे बैठ जाओ तो 1 घंटे में 4 बार टाटा मोटर की बात होती थी। अगर मैं किसी से बात करता तो सब लोग टाटा मोटर, पता नहीं ऐसा लग रहा था जैसे टाटा मोटर कार नहीं बनाएगी, अब तो हवाई जहाज ही बनाएगी टाटा मोटर। लेकिन अब कोई मैं बात कर रहा, ठीक है, मैं नहीं कह रहा टाटा मोटर अच्छी है खराब है कुछ है। हमें स्टॉक वो अच्छा लगता है जो ऊपर जा रहा है, हमें स्टॉक वो खराब लगता है जो नीचे जा रहा है। और यहीं पे सारी कहानी जो है गड़बड़ हो जाती है। आपको बास्केट बाइंग करनी पड़ेगी। मैं बार बार कहता हूं बास्केट बाइंग मतलब आप 20 22 25 30 अच्छे स्टॉक आइडेंटिफाई करो, जो आपको लग रहा है अच्छे रेट पे आज के टाइम पे मिल रहे हैं, उनको खरीदो, बस उनको खरीदो। और बार बार एक चीज मैं और कहता हूं, मैं आपको दिखाता हूं एक बार, इस बार का ये, जब मैं ट्रैवल बहुत करता हूं, तो मैं हर बार, जब ये इस बार की ये आउटलुक मनी आई है, प्लीज अगर आप लोग कभी ट्रेवल कर रहे होंगे आजर या, तो प्लीज इस बार की बाई करना। तो इसमें द इंटेलिजेंस इन्वेस्टर का जिस्ट दिया गया इस बार, जिस्ट। तो उसके बेसिस पे इन्होंने 25 कंपनियां निकाल के दी हैं, 25 थी या 30 थी, जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की फिलोसफी पे, ठीक है।
तो मैं थोड़ा रीडिंग का शौक रखने वाला इंसान हूँ। तो ये इन्होंने निकाल के दिए 25 कंपनी। पेज नंबर है 38, पेज नंबर 38 पे बड़ी प्यारी कंपनियां, मतलब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपको, लेकिन इन्होंने भी वैसे 25, क्योंकि आपको अगर आप पढ़ेंगे तो आई डोंट नो दिखेगा कि नहीं दिखेगा। 2000, 1920, 1930, 1940, 1960, देख पा रहे हैं आप लोग? लिखा हुआ है ऐसा, देख पा रहे हैं? तो सोचिए 1920, 1940 साल का रिसर्च, 40 साल का जो रिसर्च है ग्राम जी का, वो पूरा रिसर्च के बेसिस पे आज भी जो अच्छे लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनको लोग सुनने जाते हैं, आप सुनिए वॉरेन बफेट को सुनिए, तो वो भी ग्राम की बात करते हैं। अगर आप रामदेव अग्रवाल की बात करेंगे तो वो वॉरेन बफेट की बात करते हैं। तो मतलब कंसेप्चुअली देखे, अगर आप झुंझुनवाला जी को फिलोसफी देखेंगे तो वो हमेशा वॉरेन बफेट की बात करते थे। तो हमें समझना पड़ेगा कि हाँ जी, जो लोग 50 साल, हर चीज आपको मर के ही मरने के बारे में नहीं जानना है, आप पढ़ के भी मरने के बारे में जान सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि नहीं जी हम तो मरना है, पहले मरना पड़ेगा तभी हम जान पाएंगे कि मरना क्या है। जो लोगों ने किया है, रिसर्च किया है। अब आपने किसी को देखा, हमने 40% कमाया, हमने 50, अरे आप ये देखिए कि उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा और वो कितने साल से कर रहा है। अगर कोई भी आपको मिलता है, ऐसा कोई भी इंसान मिलता है जो 15-20 साल से इस काम को कर रहा है, पैसा जनरेट कर रहा है और उसका घर चल रहा है उससे, आप उसकी फिलोसफी को फॉलो कर लो, आप खुश रहो, आप खुश रहो। दिक्कत क्या है? कोई 2021 में आया, कोई 2022 में आया, किसी ने रेलवे स्टॉक खरीद लिए, किसी ने डिफेंस स्टॉक खरीद लिए, सब बढ़ गए, सबके सब स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बन गए। पूछिए मत कितने एक्सपर्ट है, इतने एक्सपर्ट है कि पूछिए मत। तो मैं तो बड़ा दुखी होता हूँ, बस इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा आपने देखा होगा मैंने नंबर ऑफ क्लासेस, वीडियोस, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा काम यूट्यूब, मैं यूट्यूबर अपने आप, मैं एजुकेटर। मैंने इस सिस्टम में आया था तो मेरा पर्पस था कि मैं कितने लोगों को सिखा सकता हूँ। कोशिश किया मैंने टीचर्स को जोड़ने का, और टीचर्स को इसलिए जोड़ने की कोशिश किया कि अगर मैं 100 टीचर्स तक पहुंचूंगा या 200 टीचर्स तक पहुंचूंगा या 500 टीचर्स तक पहुंचूंगा, तो 500 टीचर्स हर साल 50-50 बच्चे भी पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों तक इस फिलॉसफी को मैं पहुंचा पाऊंगा कि स्टॉक मार्केट एक अच्छी चीज है। अगर इसमें आप अच्छे शेयर अच्छे रेट पे खरीदते रहते हैं तो आपका पैसा बन जाता है। आज ही मुझे विवेक जी आपने भेजी थी ना एक्सेल, शायद आपने। हाँ जी सर, मैंने भेजी थी आज। वो मैं अच्छा, 2 महीने से बना रहा था। अच्छा, तो अब ठीक है। आप अपना जो एक्सेल आपने मुझे भेजी थी, मैं हाँ चाहूंगा जी। कि आप उस एक्सेल का जो आपकी लर्निंग है वो बताइए। अ, उसके अंदर क्या है, 5% वाली स्ट्रेटेजी है, हाँ, स्टोकेस्टिक जो स्ट्रेटेजी बोलते बताइए, हैं। आपको सबको सिखाई गई है, लेकिन बताइए आप फिर भी, जो लोग जुड़े हैं उनके लिए बताइए। हाँ जी। तो उसके अंदर सिंपल है कि जब आपका दोनों लाइनें नीचे आती हैं, 20% से 20 से नीचे आती हैं, तो आपको बाय करना है। लेकिन इसमें ये जरूरी है कि स्टॉक्स आपके अच्छे होने चाहिए। वेरी मतलब गुड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी स्टॉक पे वो चल जाएगा, क्योंकि सभी ये सोच लेते हैं। और मैं ये बता भी रहा हूँ कि ये स्टॉक है, आप नोट कर लो। या सबको पता भी है, कुछ ऐसा पता करने की जरूरत नहीं है। HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, ठीक है। तो वो आप नोट कर लो, और वो जैसे ही इस पे आए, अब आप वो छोड़ो, मत करो वो, आप ये देखो कि उससे पहले उसने ऐसा किया है क्या। मतलब पिछले 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में बैक टेस्ट करके देख लो। उसने कर रखा है क्या। 5 पैसा ऐसा स्टॉक है जिसने पता नहीं कितनी बार किया है, मतलब अनलिमिटेड टाइम्स किया हुआ है। जैसे ही वो नीचे आता है, टच करता है, टच करते ही 5% रिटर्न देता है, 4 दिन में, 10 दिन में, 25 दिन के अंदर, 1 महीने से पहले पहले। और उसके बाद फिर वापस नीचे ऊपर चलता रहता है। तो आपको परचेज करना है। लेकिन हाँ, एक और बात है सर, उससे मैंने ये सीखा करते हुए, अगर आपने GTT ऑर्डर नहीं लगाया, तो इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट कि वो आप 5% अचीव कर पाए, क्योंकि वो 5 ही टच करके वापस नीचे आता है। कल का एग्जाम्पल है, 5 पैसा ऊपर गया और 47 पे जाके अब तुरंत वापस 500 पे आ गया। तो मैंने वो लगा रखा था 100 शेयर का, कि ये अपने आप ही बिक जाए, GTT ऑर्डर। तो मैंने मम्मी वाला फोन उठा के देखा तो शाम को बिका हुआ था उसके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें GTT ऑर्डर लगाएं और रूल्स को फॉलो करें। तो अल्टीमेटली आपने देखा ना कि जहां हम रूल्स को हेलो। फॉलो कर रहे हैं वहां पैसा बन रहा है। तो अल्टीमेटली हमने ये सीखा कि रूल्स, हमें रूल्स फॉलो करने सर पड़ेंगे, हमें बिल्कुल इमोशंस, बिल्कुल।
नहीं देखना है, रूल्स अपने बनाने पड़ेंगे, खुद के डिफाइन करने पड़ेंगे। अब जैसे मुझे लोग कहते हैं सर मैं 80% बार मैं स्कूलों में केवल इसलिए जाता हूं, मैं बता रहा हूं इसलिए जाता हूं कि मुझे जो मार्केट का टाइम है उस टाइम में मुझे मार्केट देखना ही नहीं है, इसलिए मैं स्कूलों में रहता हूं दिन में, मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ, मैं सेशन ले रहा होता हूँ। लोग कहते हैं सर आपको इतने कम पैसे मिलते हैं फिर भी आप क्या करते हो? मैंने कहा कि मैं मार्केट, मैं घर पे रहूंगा, मैं मार्केट देखूंगा, फिर वो टीवी पे बैठा हुआ कोई कहेगा ये ओवर वैल्यूड हो गया, ये अंडर वैल्यूड हो गया, इसमें ये न्यूज आ गई, उसमें वो न्यूज आ गई। मैं एक्चुअल में होता है आपको न्यूज जानना है, आपको ओपिनियन नहीं जानना होता है। हम किसी के ओपिनियन, न्यूज तो सुनना है, न्यूज जानना है, न्यूज पढ़ना है, ओपिनियन नहीं जानना। ओपिनियन आपका अपना होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज आपको अपने ओपिनियन बनाने हैं। जिस दिन आप अपने ओपिनियन पे काम करना शुरू कर देंगे पैसे बनेंगे। किसी और के ओपिनियन पे हम जीवन नहीं जी पाते। कहते ना, हमें सिखाया जाता है सुनो सबकी करो अपने मन की, ये सिखाया जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूं कि एक स्ट्रेटजी जो मन करे, जो मन करे, मैं लिख के देता हूं, जो मन करे आरएसआई, मन करे डीएमए, मन करे स्टॉकेस्टिक, मन करे आपको कहते हैं ना कि आप जो मन करे, जो स्ट्रेटजी के अपने लाइफ टाइम हाई से 20% नीचे आ जाए स्टॉक तो मैं बाई करूंगा, ये जो मन करे वो स्ट्रेटजी लगानी है, पहला आपको। दूसरा कि अच्छे स्टॉक्स में लगानी है। अच्छे स्टॉक की आपकी एक लिस्ट जरूर होनी चाहिए, वो 50 स्टॉक की हो, 100 स्टॉक की है, 80 स्टॉक की है, 200 स्टॉक की है, ये मेरे स्टॉक है जी मुझे। और वो किसी आपके अलग हो सकते हैं, मेरे में एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई, पीएनबी, एचयूएल, डाबर हो सकता है, आप में पीएनबी की जगह बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आप अपना जिसमें कि क्या देखते हैं, हम आरओई देखते हैं, आरओसी देखते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं, रेवेन्यू का ग्रोथ देखते हैं, प्रॉफिट का ग्रोथ देखते हैं, उसके बेसिस पे आपने अपने 50 स्टॉक का लिस्ट बना। और जो स्ट्रेटजी, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, जो स्ट्रेटजी लगे बस उसको आपको अप्लाई करना है बास्केट में, वर्ड बार कि सब में एक ही स्ट्रेटजी लगा के आपने बाई कर। होता क्या है, एक आपने डीएमए पे खरीद लिया, दूसरा आपने आरएसआई पे खरीद लिया, तीसरा आपने स्टॉकेस्टिक पे खरीद लिया, चौथा आपने केवल सुन के खरीद लिया, पर पांचवा आपने खरीदा कि हाँ जी बच्चे को ये खरीद रहा हूँ, लेकिन फिर अगले दिन कोई न्यूज आ गई तो आपने कहा यार अब बच्चों का तो छोड़ो, बच्चे कब होंगे क्या होगा, आज बेच देता हूँ। अरे जब मैंने जियो फाइनेंस खरीदा इसलिए कि भाई जब रिलायंस आया था तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं नहीं खरीद पाता था। मुकेश अंबानी इतना बड़ा आदमी बन गया, मैं नहीं बन पाया। तो आज मुकेश अंबानी का बेटा जो है वो एक कंपनी लेकर आया है, मैं उसमें लगा के देखता हूँ, देखा जाएगा आज के 20 साल बाद, 25 साल बाद काम खत्म। मुझे नहीं पता जियो फाइनेंस का क्या होगा, सच्चाई बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि मुकेश अंबानी उसका बेटा चोर नहीं है, मेरे पैसे लेके भागेगा, ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता, इसमें कोई बट नहीं। मुझे ये पता है कि अच्छे बिजनेसमैन हैं, बिजनेस को अच्छा कर रहे हैं, इनका पॉलिटिकल लिंकेज अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड अपना कनेक्टिविटी है, लोगों को शादी में ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते, उन लोगों को देख हुए, तो उन लोगों से तो इन लोग काम करेंगे तो आज के 10 साल 20 साल में अपने बिजनेस को एक्सपेंड ही करेंगे, ये मुझे समझ में आ रहा है। तो भाई ठीक है, मैं पार्टनर बनना है बिजनेस में किसी का, मैं उसके में बन गया, देखा जाएगा क्या होगा आज से। अब पता चला जियो फाइनेंस 5 रुपए नीचे आया, तो क्या करूं सर, अब मैं इसमें क्या करूं सर, सर क्या जाने, सर का काम टिप देना थोड़ा ना है। मेरा काम है आपको बिजनेस के कंसेप्ट को समझाना। कि आपको बताऊं, एक मेरे मित्र हैं, वो एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। आज के 5 साल पहले उन्होंने एशियन पेंट की फ्रेंचाइजी दी, ध्यान से सुनना मेरी बात। 5 साल पहले एशियन पेंट की फ्रेंचाइजी थी। वो एशियन पेंट में ट्रैक्टर और ये प्रीमियम रॉयल पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, और मैंने उतने ही पैसे एशियन पेंट के शेयर में लगाए, कुछ जितने पैसे की उन्होंने फ्रेंचाइजी दी। फ्रेंचाइजी लेने में उनको उतने का माल उनके उन पे आया, फिर उसके बाद वो बिजनेस कर रहे हैं। और सच्चाई ये है कि पिछले 5 साल में जितना पैसा उनका बना है, वो रोज काम करवा के 4 लोगों को रख के, इतना हेडक रख के, उतना पैसा मेरा वैसे अपने आप बन गया उसी शेयर से। लेकिन ये मेरा थॉट प्रोसेस था, मैं ये सोच रहा था कि यार अगर एक कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी किसी को बेच रहा है, कोई पैसा लगा रहा है,
और वो वहां से 20%, 30%, 40% कमाएगा, तो जो उसका मालिक है, तो इस कंपनी को चला रहा है, उसका क्या होगा? उसका क्या कम होगा या ज्यादा होगा? ये मैंने कैलकुलेशन किया, सोचा। जबकि एशियन पेंट के शेयर में अभी बहुत उछाल नहीं हुआ। नो डाउट उन्होंने शेयर को खरीदा बेचा, सॉरी उन्होंने पेंट को खरीदा बेचा, मैंने बस शेयर को खरीदा बेचा, यही किया मैंने। उतने पैसे का जो शेयर खरीदा, जो रखा, कुछ उसका सपोज मैंने मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 लाख के थे, उसमें से 10 लाख के ऐसे ही पड़े हैं, 5 लाख के कभी खरीदा कभी बेचा, कभी खरीदा बेचा, ऐसे करते हुए आज वो पैसे पिछले 5 सालों में इतने हो गए हैं कि उनकी जो जो उनके दुकान की वैल्यू है, मैं एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने, उसकी बात नहीं कर रहा, 5 सालों में, और आज मेरी जो उस पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो लगभग बराबर है। तो बताइए बेटर, इसी को कहते हैं ना बिजनेस की। अगर मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये कंपनी है, इसके लोग हैं, मैं जानता हूँ, इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनका बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है, समझ। हाँ जी विवेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे नहीं सर, मैं जस्ट ये कहना चाह रहा था, किसी को जैसे अभी 2-3 साल हो गए और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई आपकी क्लास सारी अटेंड कर ली और फिर भी वो कमा नहीं पा रहे, पैसे थोड़े बहुत भी नहीं बन रहे ड्यू टू सम रीजन। तो बहुत आसान है कि आप, मतलब मैंने जनवरी 2022 में फर्स्ट टाइम ELSS वाले म्यूचुअल फंड लिए थे और अपना PPF बंद किया था इस साल के अंदर, 2022 में। अभी मैंने टोटल 4 लाख रुपए लगाए हैं आज तक, जिसमें आप ये मान लो 50,000 एक बार लगाता हूँ जिस दिन मार्केट गिरती है, तब कभी साल में 3 दिन। मोटा मोटी ये सिंपल रूल है, 1.5 लाख रुपए की करनी है अपने को सेविंग। तो इस वजह से 50,000 3 बार लगा देता हूँ, और दो ही लिए हैं मैंने, 25,000 रुपए का एक, 25,000 रुपए का दूसरा म्यूचुअल फंड ELSS वाला, ठीक है। आज वो सर 44% पे है, जिसमें मैंने पहले पैसे लगाए थे 2022 में, अब कुछ तो अभी भी लगाए हैं, मतलब 6-8 महीने पहले, 3-4 महीने पहले, क्योंकि टाइम के साथ लग रहे हैं। ओवरऑल 44% आ रहा है, अब वो कितना चाहिए? ठीक तो है सर, मतलब कुछ नहीं आ रहा तो ये कर लो भाई, तो अगर अब बिल्कुल ही समझ अगर में नहीं आपने आ रहा तो। 2022 से लगाए, 2024 चल रहा है, यानी 20%, 22% साल का हो गया ना आपका? सर ये 20% साल का तो तब देखा जाए तो ज्यादा होना चाहिए ना, ज्यादा क्योंकि हो गया, कुछ वो तो पैसे मैं तो मैंने एवरेज बता पचास रहा हूँ हजार आपको, अभी एक्चुअल में तो दो क्योंकि महीने कुछ पहले पैसा आपने लगाए। पिछले साल लगाया या इस साल लगाया हाँ। तो लेकिन मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि जब ना समझ में आए ना, तो आप ELSS खरीद लो, आप ETF खरीद लो, बिल्कुल। आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लो। मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं तो कहता ही नहीं कि आप जब एकदम एक्सपर्ट हो जाओ तब शेयर मार्केट के बारे में सोचो, मैं तो बार बार कहता हूँ। लेकिन लोग तो घर बेच के शेयर खरीदना शुरू करते हैं ना, कि बस अगले दिन डबल हो जाएगा। यही तो मैं समझाता हूँ लोगों को कि जी शेयर मार्केट को, आपके शेयर मार्केट के ग्रोथ को यूज करना है। आपको कौन सा स्टॉक खरीद के करोड़पति बनना है इसको नहीं सोचना है, आपको इसकी ग्रोथ को यूज करना। कैसे कर पाओगे वो देखो, नहीं समझ में आता, आप चुपचाप अच्छा म्यूचुअल फंड खरीद लो। बिल्कुल मैं सर, करता सही हूँ, कह रहे मैं आज भी 8% के रिटर्न पे भी चीजें इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज जो मार्केट भाग रही है, आज ही मैं अपनी बेटी के सुकन्या अकाउंट में पैसे डाल के आया हूँ, आज ही डाल के आया, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट एक टाइम आता है, और मैंने देखा है 5 साल तक 6 साल तक मार्केट ने मुझे 4% पर एनम का रिटर्न दिया है। इसी मार्केट ने, इसी ETF, मैंने देखा है वो रन जो 2008 से 2014 तक का, मैंने देखा है वो सब चीजें। मैं थोड़ा 2020 के बाद आया हूँ मार्केट में। तो जो लोगों को लग रहा है बस मैं तो हर महीने 10 लाख कमा रहा हूँ, 5 लाख कमा रहा हूँ, 20% कमा रहा हूँ, चल तो ठीक है। तो इसलिए मुझे पता है कि हाँ कितना मुझे गोल्ड में रखना है, कितना मुझे प्रॉपर्टी में रखना है, कितना मुझे इक्विटी में रखना है, कितना मुझे मुझे मैं कोई स्कीम तो चला नहीं रहा कि हाँ आप ज्यादा पैसा मार्केट में लाओगे तो मुझे उसके ऊपर ज्यादा कमीशन मिलेगा। कुछ लोग ऐसा है ना, वो अपना वो स्मॉल कैप और पता नहीं क्या क्या चलाते हैं, तो वो लोग इस तरह बताते हैं ताकि वो कहते हैं इक्विटी 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 बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि जब आप इक्विटी में ज्यादा डालोगे तो उनके पास इन्वेस्ट ज्यादा होगा, तो उनका कमीशन ज्यादा बनेगा, जो म्यूचुअल फंड वाले हैं या कुछ वो लोग कहते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा ये कहती है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना है। जैसे ये टाइम है, इस टाइम अगर आप देखोगे, आप सिंपली निफ्टी को देखो, मैं किसी से, अगर आपके पोर्टफोलियो का 60% से ज्यादा इस समय किसी हालत में नहीं होना चाहिए इक्विटी में, किसी हालत में। और मैं तो अपने पोर्टफोलियो को ठीक ठाक कर दिया है, मैं कर रहा हूं, मैंने बताया कि आज आज भी मैं इन्वेस्ट करके आया हूं सुकन्या में। देखिए जरा, आप एकदम पहुंच चुके हैं जी जहां आपको पहुंचना था। आप समझो, इस चार्ट को देखो, आपको आइडिया लगेगा
कि हाँ जी अब आप ऊपर आ चुके हैं, ऊपर आ चुके हैं एवरेज से। ये जो आपको ये बढ़ा हुआ दिख रहा है ऐसा नहीं बढ़ेगा, ये एक्चुअल में बढ़ा नहीं था। एक्चुअल में इस केस में अर्निंग नीचे गई थी कंपनियों की, कोरोना की वजह से अर्निंग नीचे गई थी, इसलिए आपको ये पी ऊपर दिख रहा है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये सिचुएशन आप सोचेंगे नहीं यहाँ आएगा तब मैं बेचूंगा, यहाँ नहीं आएगा। 40 के पी पे निफ्टी नहीं जाएगा आपका। निफ्टी इसी तरह ऊपर नीचे इसी के रहता है, 22 हो, 23 हो, 17 हो, 18 हो, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलता जाएगा। अब ये देखो ऐसे ही पी जाएगा, नीचे हो 20 पे आए तो खरीद लो, 22 पे आए तो बेच दो, ऐसे ही देखना है। अब 20 पे आने का मतलब ये नहीं कि निफ्टी नीचे आएगा, अर्निंग बढ़ेगी। पी का समझिए, मैं अगर ये घड़ी 5,000 की है तो अगली बार 4,000 की नहीं मिलेगी, अगली बार हो सकता है 6,000 की मिले, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो 8 हो चुकी होगी। तो वैल्यू किसी चीज की, वैल्यू और प्राइस दो अलग अलग चीजें होती हैं, बार बार बताता हूँ, वैल्यू और प्राइस दो अलग अलग चीजें होती हैं। प्राइस हम सोचते हैं कि 4,000 का ये शेयर मिल रहा है, 3 का मिलेगा तो खरीदेंगे, नहीं जी, 4 का मिल रहा है हम 4.5 में भी खरीदेंगे अगर उसकी वैल्यू 8 हो चुकी होगी तो। आपको बस इस तरह तो वैल्यू को समझना है। जब भी आपको वैल्यू से नीचे प्राइस मिलना शुरू हो, जिस चीज का मिल रहा है उसी को आपको देखना है। आप देखो जरा, मैं फिर बता रहा हूं, इस टाइटन को देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, खरीदो नहीं खरीदो आपकी मर्जी है, क्या करना है। मेरा अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं सारे शेयर में, तो जिनको मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, मैं कोशिश तो करता हूँ। आपको देखना पड़ेगा कि हाँ जी इस समय क्या है जी, टाइटन जो है किस उस पी पे चल रहा है जी, ठीक चल रहा है, ज्यादा चल रहा है, कम चल रहा है, इसको देखो, आपको समझ में आएगा। जब जब ये 100 के पी पे था तब सही था, या जब ये 80 के पी पे आ गया तब सही है। हो सकता है कि कल को 60 के पी पे भी आए, और 60 के पी पे आने का मतलब ये कहीं से नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ किसका प्राइस नीचे आए। ये जो अर्निंग है, जो अभी पिछले बार से इस बार में बहुत नहीं बढ़ी है। पिछली बार आपकी थी ये कितनी थी, 39.33, और इस बार है 39.38। अगले बार ये 41 42 हो गई, अपने आप ये पी नीचे आपको दिखाई देगा, काम खत्म। तो आपको इसको समझना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि हाँ जी अब टाटा जी अपने शोरूम्स बंद कर देंगे या कुछ होगा, या ग्लासेस बेचना बंद कर देंगे। देखो क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे समझ में आता है टाटा जी अच्छे इंसान हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस मॉडल अच्छा है, ये चीजें समझ में आती है मुझे। पहले लोग अपने लोकल गांव में रहते थे तो लोकल ज्वेलरी से ज्वेलरी खरीदते थे, आज लोग माइग्रेट टू प्रॉपर। अब अगर मैं गांव में मेरी बहन की शादी या मेरी बुआ की शादी में हमारे गांव का जो हमारे शहर का ज्वेलर था वहां से खरीदते थे, लेकिन अगर मैं गुड़गांव आ गया तो यहाँ तो मेरा कोई अपना ज्वेलर है नहीं, मुझे तो यहाँ ये जो ब्रांडेड शोरूम्स होते हैं इन्हीं से जाके, क्योंकि इन्हीं पे ट्रस्ट है मुझे। ये मुझे समझना तो अल्टीमेटली आपको समझना पड़ेगा कि अगले 5 साल बिजनेस क्या होगा, मुझे नहीं पता बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, प्लीज डू नॉट गेट अफेक्टेड बाई माई फिलोसफी। उसी तरह अब लोगों को लग रहा है ये बैंक बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा ये मुझे नहीं समझ आता कि ये बैंक क्यों बंद हो जाए। आप इस बैंक को देखने की कोशिश करो, क्या ये पिछले 3 साल से 4 साल से क्या हो रहा है, क्या इसमें कोई ये देखिए, समझो इसको कि हाँ क्या होगा। अर्निंग ऐसे जा रही है ऊपर, आपका पी एकदम लो पे आ चुका है, तो फिर भी लग रहा है रणजी ठीक है, नहीं चलेगा, मुझे भी नहीं पता चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन मैं तो मेरा खरीदने का थॉट प्रोसेस ऐसा ही रहा है, ऐसे ही खरीदता रहा हूं। चलिए मैं आप लोग को एक दो क्वेश्चन लूंगा। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि प्लीज अच्छे से को, और मैं चाहूंगा कि इस बार का अगर आप लोग को टाइम मिले किसी को, तो इस बार का आउटलुक मनी जरूर पढ़े। आपकी थोड़ा सा रीडिंग हैबिट बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं हर बार नहीं पढ़ पाते, लेकिन जब कभी अच्छी एडिशन आएगी तो मैं बता दिया करूंगा आप लोगों को। हाँ, अगर हर बार पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, हर 15 दिन पे एक एडिशन आती है, तो 70 रुपए की चीज है, महीने में आप 150 रुपये खर्च करना है, उससे आप अपने ओपिनियन बना पाओगे, अपने थॉट प्रोसेस बना पाओगे। और मैं बता रहा हूँ इस बार इन्होंने ये 5 स्टॉक दिए थे, बड़े प्यारे स्टॉक थे, आपको बता रहा हूँ, अब खरीदने लायक नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। 5 स्टॉक दिए थे। सबसे पहला स्टॉक दिया था ये, मैंने खरीदी थी, मुझे याद नहीं आ रहा किस डेट पे मैंने इसको खरीदी थी। जुलाई के मतलब फर्स्ट 2 3 जुलाई के आसपास मैं गया था, कहीं जा रहा था, तो मैं जब ट्रेवल करता हूँ तो मैं स्टेशन से ले लेता हूँ,
मैं महीने में। तो इन्होंने 5 स्टॉक बताए थे, ये हर महीने अपने स्टॉक निकालते हैं, 5 स्टॉक के नाम बता रहा हूँ। इसलिए नहीं, प्लीज इनको देख के फिर कर को मत, लेकिन महीने में, हर महीने में ये 5 स्टॉक निकालते हैं। उस समय इन्होंने पहला निकाला बजाज होल्डिंग, दिखाता हूँ मैं आपको, बजाज होल्डिंग। और इस स्टॉक का दाम उन्होंने निकाला था, करंट प्राइस 8330। आप केवल देखिएगा, आज इसका प्राइस है 9797। कैलकुलेट करिए, 15 दिन का डिफरेंस कर बता रहा हूँ। 8330 था, 9797 है। दूसरा स्टॉक इन्होंने बताया था नेटको फार्मा, नेटको फार्मा। मैंने इसमें से एक भी नहीं खरीदा, क्योंकि मैं किसी के टिप्स पे कोई स्टॉक नहीं खरीदता, लेकिन नो डाउट मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, जानता हूँ, इससे मेरे अपने। नेटको फार्मा इन्होंने बताया था 1211 पे, और ये 1281 है। आप, तीसरा इन्होंने बताया था जीईएस 1216 पे, क्योंकि मैंने कोई खरीदा नहीं है इसलिए मेरा कोई 1200, ये 1361 है, देखिएगा जरा ध्यान से। फिर इन्होंने बताया था नावा, NAVA, नावा, ये बताया था 643 पे, ये 847 है। और लास्ट स्टॉक इन्होंने बताया था महाराष्ट्र सिमरेस, महाराष्ट्र सिमरेस, ये बताया था 688 पे, और ये है 657। ये स्टॉक केवल 10 रुपए 20 रुपए नीचे है। अगर आप पोर्टफोलियो, फिर वही बता रहा हूं, पोर्टफोलियो को देखेंगे 5 स्टॉक के, तो 15 दिन में ये 5 स्टॉक का पोर्टफोलियो 10% से ज्यादा ऊपर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रीडिंग। अगर आप पढ़ेंगे ना, मैं नहीं कह रहा कि आप यही 5 स्टॉक खरीदे, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आप और इन्होंने क्या किया था, इसको ईपीएस और ऑपरेटिंग मार्जिन, दो दो कंसेप्ट के बेसिस पे निकाला था। ऑपरेटिंग मार्जिन जिस भी स्टॉक का 40% से ऊपर था, और ईपीएस इन्होंने दिया था जिसका 15% के ऊपर था। ये दो कंसेप्ट लेके इन्होंने स्क्रीन करके स्टॉक निकाले थे, बड़े प्यारे रिजल्ट निकाले। लेकिन टिप्स देखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अब आपको पता होना चाहिए, हाँ जी ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होता है, ऑपरेटिंग मार्जिन का क्या इफेक्ट होता है। मैंने इसको पढ़ा, देखा, थोड़ा जाना समझा, अपनी स्टडी में मैं उसको यूज करता हूँ। तो मेरा आपको हमेशा ये कहना है कि आप पढ़ें जरूर, पढ़ें जरूर। हाँ जी विवेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, HDFC और कोटक बैंक को टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं क्या? सर मुझे तो HDFC जो है, ये कभी आज तक, अब आप ये देखिए, यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर बन चुका है। गोल्डन क्रॉसओवर केवल आप गूगल पे डालेंगे, आप लोग को दिखा देता हूँ कि गोल्डन क्रॉसओवर टेक्निकल में, गोल्डन क्रॉसओवर अगर आप देखेंगे तो गोल्डन क्रॉसओवर पैटर्न, केवल आप गूगल पे देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ जी गोल्डन क्रॉसओवर कितनी अच्छी चीज। टेक्निकल में अगर आप बुक्स के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जी गोल्डन क्रॉसओवर, जब आपका 200 डीएमए को 50 डीएमए नीचे से क्रॉस करता है तो उसे कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। टेक्निकल का मतलब, कहते हैं ना गोल्डन रूल है। तो बहुत अच्छा गोल्डन क्रॉसओवर बना था ये, और तब से ये है, थोड़ा सा ये अपने 20 डीएमए के नीचे आया है, लेकिन अभी भी ये गोल्डन क्रॉसओवर के ऊपर है। तो ये बहुत टेक्निकली बहुत साउंड स्टेज में आज के टाइम में, फंडामेंटली तो साउंड था ही, टेक्निकली बहुत साउंड स्टेज में एचडीएफसी बैंक है। ठीक है विवेक जी। ठीक है सर, बीच में एक्चुअली कट गया था मेरा अच्छा, इंटरनेट। अब मैं कोटक महिंद्रा को भी दिखाता हूँ। ये है आपका कोटक महिंद्रा, इसको भी देखने की कोशिश करें। कोटक कोटक बैंक कह रहा था मैं। हाँ कोटक बैंक ही है सर, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, इसको भी अगर आप देखेंगे तो ये भी गोल्डन क्रॉसओवर की तरफ जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ब्लैक लाइन को देखिए, ये ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन हमारी 200 डीएम में है, ब्लू लाइन हमारी 50 डीएम में है। और मुझे लगता है 2-4 दिन में अगर मार्केट में कोई फटक नहीं हुई तो ये ब्लैक लाइन को ब्लू लाइन नीचे से काट देगी। काटते ही आपका गोल्डन क्रॉसओवर बन जाएगा, और ये अपने आप में एक अच्छा टेक्निकल पैटर्न होता है। बहुत लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है 2021 से, 2021 से 2024 तक सेम रेट पे है सर। ये वही है, आपको बता रहा हूँ, ये वही गुड़गांव के प्लॉट हैं जिसमें 2004 से 2020 तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब हुआ तो क्या हुआ आपको पता ही है, वैसा ही कुछ सिचुएशन है। बाकी ठीक है, और ठीक है बताइए सर, ये किसी के भारी मन में कोई मात्रा क्वेश्चन, में हमारे पास। किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो।
अगेन प्लीज, नो बाय रिकमेंडेशन, नो सेल रिकमेंडेशन। मेरा काम है सिखाना, सीखो। इसलिए नहीं कि आपको यही खरीदना है। और जो गोल्डन क्रॉसओवर हाँ जी सीखा सर। आपने, इसको देख के स्टॉक ढूंढो, फिर देखो उसमें होता क्या है, स्टडी करो। पहले गोल्डन क्रॉसओवर देखो, गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ बना था, यहाँ बना था, गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ बना था, ध्यान से देखो, यहाँ बना था। जब आपकी ब्लैक लाइन को ब्लू लाइन काटे, नो डाउट यहाँ पे भी बना था, नहीं गया ऊपर, ठीक है। तो मैंने हमेशा कहा है कि स्टॉक मार्केट में कभी भी 100% कोई चीज सही नहीं होती। लेकिन आप पास्ट में देखो कहाँ कहाँ गोल्डन क्रॉसओवर बना, और जब जब बना तो क्या क्या हुआ। केवल गोल्डन क्रॉसओवर को देखते जाओ, आपको अपने आप समझ में आएगा कि जब जब ब्लैक लाइन को ब्लू लाइन नीचे से काटे, ब्लैक लाइन को ब्लू लाइन नीचे से काटे, तो उसके बाद कहाँ गया है, यहाँ काटा, यहाँ गया, यहाँ काटा, यहाँ गया, यहाँ। तो अब पिछले 2-3 साल से नहीं हो रहा, ऐसे ही कॉन्सोलिडेट 10 साल ऐसा हो रहा था। लेकिन ये है कि जब नहीं हो रहा, तो जब अब काटेगा ना, तो जो होगा वो, ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है, लोगों को जिसको बुरा लग रहा है, मैंने कोटक महिंद्रा बैंक में ये भी देखा है जी, ये आप बोले 360 का स्टॉक को 48 रुपए, इमेजिन करो। यही कोटक महिंद्रा बैंक 360 से 48, समझो। लेकिन जिसको इस पे फेथ है, जिसको इसके बिजनेस मॉडल पे फेथ है, मुझे पता है कि इसके अंदर एक एएमसी है, मुझे पता है इसके अंदर एक इंश्योरेंस बिजनेस है, मुझे पता है कि इसके अंदर एक एडवाइजरी बिजनेस है, मुझे पता है इसके अंदर एक बैंक है। जब HDFC में से HDFC एएमसी बाहर निकला, HDFC लाइफ बाहर निकला, HDFC बैंक है, तो उसमें क्या हुआ? तो जब इसमें से निकलेगा, मुझे नहीं पता कब निकलेगा, मुझे ये नहीं पता आज निकलेगा 5 साल बाद निकलेगा, लेकिन मुझे पता है कि ये कल को जब बिजनेस अनलॉकिंग होगी तो इसमें क्या होगा, ये मुझे समझ में आता है, ये मुझे दिखता है, समझ में आता है। ठीक है, होगा नहीं होगा, HDFC में हुआ है। मैंने ICICI में से ICICI सिक्योरिटी को बाहर होते हुए भी देखा है, और फिर ICICI सिक्योरिटी को दोबारा ICICI में जुड़ते हुए भी देखा है। दोनों सिचुएशन देखी हो, दोनों में पैसे कमाए हैं, इसलिए ये सब ना समझा है, मैंने जाना है। और कोई क्वेश्चन किसी के मन में? हाँ जी भावना जी बोलिए, अनम्यूट करके, आपकी ऐसी वाली लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे एक ये चीज पूछनी थी, क्वेश्चन पूछना था बड़ा, मतलब ये क्वेश्चन तो हर एक जना पूछता है, बट स्टिल मुझे ये पूछना था कि जैसे अगर हम कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, लेट्स से जीरो टू हीरो स्टॉक, तो उसको बेचे जब उसका लाइफ टाइम हाई आ जाए, या लाइफ टाइम हाई में जैसे अगर यू बनता है तो उसके डबल का वेट करे, क्या ये देखो हम? मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ना रूल अपना बना रहे हो। जैसे मैं बता रहा हूँ, जो भी स्टॉक मैं ट्रेडिंग के लिए खरीदता हूँ, ट्रेडिंग के लिए, उस स्टॉक को मैं लाइफ टाइम हाई पे बेच देता हूँ, ये मेरा रूल। लेकिन अगर आप टेक्निकल का रूल पढ़ेंगे, कप विद हैंडल बना, या आपका इनवर्स रेफरेंस ऑर्डर बना, तो जितना कप का डेप्थ है उतना तो उसको और ऊपर जाना है। तो मैं ट्रेडिंग के लिए, मतलब मैं पैटर्न पे ट्रेडिंग बहुत कम करता हूँ। मैं ये देखता हूँ, नीचे आया खरीद लिया, लाइफ टाइम हाई पे गया, उसको मैंने बेच दिया। यही कारण है कि लोगों का कोटक महिंद्रा बैंक में पैसा नहीं बना, लेकिन मेरा पिछले 4 साल में 4 बार बना है, HDFC बैंक में 4 बार बना है, रिलायंस में बना है। क्योंकि मैं जब लाइफ टाइम हाई पे जाता है, पता चला हाँ जी ये स्टॉक यहाँ गया मैंने बेच दिया, यहाँ गया मैंने बेच दिया, जितनी बार ऊपर गया मैं बेचता गया। अभी नहीं गया है, 2 बार से नीचे ही नीचे आ गया, नहीं बेच पाया, सब। यही काम है HDFC बैंक में, अगर आप देखेंगे तो मैंने HDFC बैंक में पिछले 3 साल में 4 बार ट्रेडिंग की है। हर बार जब लाइफ टाइम हाई जाता है मैं बेच देता हूँ। मारुति में मैंने ऐसे ही किया था। अब मारुति को मैंने लाइफ टाइम हाई पे बेचा एक बार 10,000 के आसपास, 9,700 कुछ ऐसी पे, पैसे चला 12,000 चला गया, चला गया, चला गया, क्या करेंगे? तो लेकिन जो मारुति मैंने इन्वेस्टमेंट करके खरीद के रखे हुए हैं 10 साल से, वो पड़े हुए हैं, उसमें मैंने कुछ करता ही नहीं। तो आपको ना अपना रूल, अब अगर मैंने 10,000 में बेच दिया, वो 12,000 गया, तो मैं दुखी हूँ। और अगर मैंने 10,000 में नहीं बेचा, वो नीचे आ गया, जैसे अभी HDFC आ गया था या कोटक महिंद्रा बैंक आ गया था, तो मैंने तो इस तो कहते हैं दुख तो दुनिया दुखों का सागर है, कितने दुख झेलेंगे वो दुखी दुख भरे हुए। ठीक है, तो अपना रूल बना लो, जो आप रूल बना, मैं बता रहा हूँ, सिंपल सा रूल होता है ट्रेडिंग के लिए, तो बहुत अच्छा रूल है। आप RSI पकड़ लो, स्टॉकेस्टिक पकड़ लो, ठीक है,
उस पर खरीदो, 5% 10% जो भी आपको एक रूल बनाना है उस पर बेचो, या थोड़ा सा है तो लाइफ टाइम हाई का रूल पकड़ लो। जैसे मैं डीएमए के नीचे जाता है 2050 वाले डीएमए को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत ज्यादा, और उसके नीचे मिलता है तो मैं खरीदता रहता हूँ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ टाइटन, मैं आप लोगों को पता है मैंने टाइटन इधर बीच में दिया है, इसलिए मैं केवल एग्जांपल बता रहा हूँ, नो बाय बाय सेल रिकमेंडेशन, ये मैंने टाइटन दिया। मेरे को दिख रहा है मेरा रूल, डीएमए के रूल को मैं प्रॉपरली फॉलो करता हूँ, प्रॉपरली। मेरे को बहुत, मुझे ये रूल बहुत समझ में आता है। मुझे मुझे दिख रहा है कि 200 डीएमए, 50 डीएमए, 20 डीएमए, आपको याद होगा 8 जुलाई को मैसेज पे आपने बात की होगी, ठीक है। तो अब मेरे को समझ में आता है जी, ठीक है जी। अगर आपको याद होगा हमने 12 जुलाई के आसपास मैंने ये भी कहा था भाई गैप फिल हो गया, किसी को बुक करना है प्रॉफिट बुक कर लो, जिसको गैप फिल है। लेकिन मैं इसको, मेरे को समझ में आता है जी, मैं टाइटन जो मैंने ट्रेडिंग के लिए लिया है मैं इसको बेचूंगा 3800 के आसपास, जो मैंने ट्रेडिंग के लिए लिया, क्योंकि इसका लाइफ टाइम हाई इसी के आसपास है जी, 3800 3900। मैं इसके आसपास कहीं जाके बेच दूंगा, 100 रुपए ऊपर या 50 रुपए नीचे, वो मुझे नहीं पता, वो देख लेंगे वो जैसे सिचुएशन हो। लेकिन हाँ, ये मेरा रूल है, ये मेरा ट्रेडिंग का सिंपल रूल है, इस रूल को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। ये मैंने, अगर आप लोग को याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले, याद होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, अगर आप दिखाया था मैं आपको, आज हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये देखिए, याद है आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर 22-2300, ठीक है। इसका लाइफ टाइम हाई था जी, ये मेरा लाइफ टाइम हाई 2700 के आसपास था, निकल जाइए काम खत्म। अब क्या ये इसके और ऊपर जाएगा? अब देखिए यहाँ पे देखिए, आप देखिए भावना जी, अगर मैंने यहाँ पे नहीं बेचा होता 2700, फिर ये जब ये यहाँ आ गया था 2400 तो मुझे दुख होता, फिर ये दोबारा गया, पता नहीं ये ऊपर जाता है या और नीचे आता। तो इसलिए ना आपको एक अपना रूल बनाना पड़ेगा, वो रूल आपको फॉलो करना। अब ये रिलायंस को अगर आप लोग को याद होगा, किसी को रिलायंस हमने 2900 या 2800 रिलायंस उसके आसपास बेचा था जी, हमने डीएमए के नीचे जाकर लिया था, यहाँ कहीं हमने बेच दिया था, मुझे यहाँ तक याद है 2800। अब उसके बाद ये यहीं घूमता रहा, फिर अब ऊपर चला गया। फिर कभी मेरे को मौका मिलेगा तो फिर देखूंगा क्या करना। एंड सर इन्वेस्टमेंट के लिए हमें मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए तो फिर बस खरीदने के लिए अच्छे रेट देखो, जब आपको अच्छे रेट में मिले खरीदते जाओ। इन्वेस्टमेंट के लिए तो फिर हम बेचने के बारे में सोचना ही नहीं है ना उसको। अब मैं जियो जो है, अब आपको दिखा रहा हूँ, मैंने जियो कल परसों भी लिया है, आई थिंक कल परसों, क्या आई थिंक आज ही लिया है सर, आज या कल परसों थ्री लिया। थ्री के हाँ, आसपास, थ्री ठीक है। फोर्टी हाँ। अब जियो तो मैंने 200 में भी दिया, 250 में भी दिया, 300 में भी दिया, 350 में भी दे रहा हूँ, 400 में भी दूंगा, 500। भाई मुझे समझना पड़ेगा कि झुंझुनवाला जी ने 4 रुपए में भी टाइटन खरीदा, और झुंझुनवाला जी ने 1400 रुपए में भी टाइटन खरीदा। अगर झुंझुनवाला जी ये वेट करते कि 4 में खरीदा तो 3 आएगा तभी खरीदूंगा दोबारा, तो फिर तो गो। तो अब मुझे अगर ये जियो अच्छा लग रहा है, तो जब मेरे पास पैसा होता जाएगा थोड़ा 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 थोड़ा, मेरे को पता है जी, हाँ जी, मुझे इसके जो 50,000 शेयर खरीदने हैं, 1 लाख शेयर खरीदने हैं, रख लेने हैं जी, देखा जाएगा जो होगा। मुझे नहीं, मेरा टारगेट है इतने शेयर इसके रखने, मुझे नहीं पता क्या होगा इसका। अब मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा इसका पैसा जीरो हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस हिसाब से मैंने अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग की है। मैंने कुछ पैसा घर में लगाया, कुछ पैसा गोल्ड में लगाया, कुछ पैसा अपने एफडी में रखा है, कुछ पैसा अपने बेटी के सुकन्या में डाला है, स्टॉक में भी जो पैसा लगाया उसको 10 12 15 20 स्टॉक में लगाया है। तो वो करना पड़ेगा, तभी आपका पैसा बनेगा। ये नहीं कि मैं जियो खरीद रहा हूँ और मैं, तो जियो जो है कुछ होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा। मुझे ये समझ में आता है बिजनेस मॉडल अच्छा है, हाँ। मुझे लगता है, मुझे समझ में आता है कि आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद हो सकता है कि जियो एक बैंक बन जाए, मुझे समझ में आता है। मुझे ये पता है कि ये म्यूचुअल फंड में आ रहा है, मुझे पता है कि हाँ जी, इन्होंने ब्लैक रॉक जैसी कंपनी के साथ टाई अप किया है। ये सब चीजें मुझे समझ में आती है कि हाँ जी, इनका बिजनेस जो है आगे अच्छा होने वाला। हाँ जी, नेक्स्ट किसी के मन में कोई क्वेश्चन नहीं है? थैंक यू वेरी मच, आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, रूल्स को फॉलो करो, पैसे बनेंगे बनेंगे बनेंगे। जहां इमोशंस को फॉलो करेंगे पैसे नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग ग्रुप पे फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। धन्यवाद सर।
थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।